ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योतिमली, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भये नृपति बलहीन। नृप सब नखत करही उजियारी, तारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निसाव साना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तमनासा, दुरे नखत जगते जु प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई।
सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बोलाई। सिय स्वयंवरु देखिय जाई। ईसु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी। दीन्ही असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला। देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई। हसी सुधी सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी। सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू। आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह। बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु। निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर ते ही अवसर आए। मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देख ही रूप महारन धीरा। मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप देखा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई। नर भूल
भूषण लोचन सुखदाई। उपवास भारतीय जनजीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में उपवास का प्रावधान है। सामान्यतः उपवास का अर्थ खाना न खाने से लिया जाता है। खाना न खाना अनशन हो सकता है, उपवास नहीं। उपवास और अनशन में अंतर होता है। किसी बात या विषय का विरोध प्रदर्शित करने के लिए भोजन न करने का संकल्प अनशन होता है, किंतु उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं है। उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ है बैठना, रहना, यानी ईश्वर के समीप बैठना या समीप रहना। उपवास ईश्वर का नैकट्य, उसकी साधना और उपासना है। आत्मा ईश्वर का अंश है। उसका ध्येय ईश्वर में विलीन होना और उसकी आराधना करना है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना आवश्यक है और इस साधना के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शरीर के प्राकृतिक धर्म इस एकाग्रता को भंग करते रहते हैं। हमारी सारी क्रियाएं मन, मस्तिष्क और चित्त से जुड़ी हैं। हम वही करते हैं जो हमारा चित्त करना चाहता है। बाहरी रूप से चित्त शरीर को भौतिक प्रक्रिया की सूचना देता रहता है, जैसे अब भूख लगी है, प्यास लगी है, अब सोना है। जब चित्त अंतर्मुखी हो जाता है तो शरीर को भौतिक प्रक्रिया की सूचना मिलनी बंद हो जाती है। भूख प्यास का ध्यान ही नहीं रहता। चित्त एकाग्र हो ईश्वर साधना में लीन हो जाता है। उपवास ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। उपवास चित्त की एकाग्रता में सहायक की भूमिका निभाता है। उपवास एक प्रकार से चित्त को शारीरिक प्रकृति से मुक्त कर देता है। एकाग्र हो चित्त साधना लीन हो जाता है। यहाँ हम अनशन और उपवास का अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अनशन में भूख को रोका जाता है, उपवास में भूख लगती ही नहीं, भूख का विचार ही नहीं रहता। सामान्य रूप से भी देखें तो शरीर एक मशीन है जो निरंतर काम करती रहती है। उसकी देखभाल के लिए आवश्यक है कि उसे भी कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाए। उपवास इस दृष्टि से शरीर का शुद्धिकरण करता है। उपवास में चित्त की एकाग्रता हमारी संकल्प शक्ति का विकास करती है। साधना हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। इसके अतिरिक्त उपवास जीवन में सामंजस्य पैदा करता है। कभी कभी उपवास किसी निमित्त या किसी कामना की पूर्ति के लिए भी किए जाते हैं। ध्येय कुछ भी हो, उपवास उसकी पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। देश दुनिया के ताजा समाचारों के साथ मैं हूं आपका दोस्त मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार को शिक्षा नीति में हस्तक्षेप न्यूनतम रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो सभी का साझा सरोकार है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के एक सम्मेलन में बोल रहे थे। भारत के राष्ट्रपति भी सम्मेलन में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय शिक्षा प्रणाली के दायित्व से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि अध्यापकों और अभिभावकों दोनों को शिक्षा नीति से और अधिक जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके परिवर्तनकारी प्रभाव का लक्ष्य होना चाहिए एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और अब एक नजर कोविड संक्रमण के ताजा सूरत-ए-हाल पर। भारत में 32,50,429 लोग कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। संक्रमण मुक्ति की वर्तमान दर 77.31% है और पिछले 24 घंटे में 69,564 लोग इस रोग के चंगुल से निकल आए। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षण बढ़ने से कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं।
विशेषज्ञ भारत की संक्रमण मुक्ति दर को विश्व में श्रेष्ठतम श्रेणी का मानते हैं। पिछले 24 घंटे में 7,20,362 लोगों की जांच की गई। देश में 169 दिन के बाद मेट्रो रेल सेवा बहाल हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में येलो लाइन पर मेट्रो सेवा बहाल हुई है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा के नियम तय कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एदानीर मठ के प्रधान गुरु केशवानंद भारती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके द्वारा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के परिणाम स्वरूप ही ये ऐतिहासिक निर्णय आया था कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता और न ही वो संशोधित हो सकता है। स्थानीय निकाय चुनावों को टालने का विरोध कर रहे 300 लोगों को चीनी अधिकारियों ने हांगकांग में गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारी जल्द चुनाव चाहते हैं, जबकि चीन का कहना है महामारी के कारण चुनाव टालने पड़े। सऊदी अरब का कहना है कि वो फलस्तीन समस्या का एक स्थायी और निष्पक्ष हल चाहता है। सऊदी सम्राट सलमान ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से इस विषय में बात की है। सर्बियाई टेनिस सितारे नोवाक जोकोविच को अमरीकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसा 16 सेटों के एक मैच में एक सहायक महिला को गेंद से मारने के कारण किया गया है। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली थी। ये मैच वो स्पेन के पाब्लो कोरेनो बुस्ता जोकोविच के विरुद्ध खेल रहे थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। पियाला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे हो पियाला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। रेशम की डोरी कब शोभे हो रामा। रेशम की डोरी हाँ रेशम की डोर ओहो रेशम की डोरी कब शोभे हो रामा। जब गिर गिर बदरिया हाँ छाए झमाझम पानी पड़े। हो जब गिर बदरिया छाए झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे हो पियाला दे रेशम की डोर झमाझम पानी पड़े। शोभे हो रामा। गिर बदरिया हाँ गिर बदरिया हो गिर बदरिया कब शोभे हो रामा। जब सावन महीनवा आए झमाझम पानी पड़े। हो जब सावन महीनवा आए झमाझम पानी पड़े। हाँ पियाला दे
ओ पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। सावन महिनवा कब शोभे हो रामा, सावन महिनवा हो, सावन महिनवा हो, सावन महिनवा कब शोभे हो रामा, सावन महिनवा कब शोभे हो रामा। जब हमरे पिया संग में हो, झमाझम पानी पड़े। हाँ जब हमरे पिया संग में हो, झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे, ओ पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। जब हमरे पिया संग में हो, झमाझम पानी पड़े। पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। हाँ पिया ला दे, ओ पिया ला दे, हाँ पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। घिर बदरिया कब शोभे हो रामा, घिर बदरिया कब शोभे हो रामा। जब सावन महीनवा आए, झमाझम पानी पड़े। हजिया सावन महीनवा आए, झमाझम पानी पड़े। पिया ला दे, ओ पिया ला दे रेशम की डोर, झमाझम पानी पड़े। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हों तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। सामयिक वार्ता। विषय रक्षा मंत्री की रूस यात्रा। आलेख संयुक्त राष्ट्र में भारत के भूतपूर्व स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अशोक कुमार मुकेरजी का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह रूस की यात्रा की। वे वहां द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के विदेश मंत्रियों तथा CIS सदस्यों की सामूहिक बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु से भी मुलाकात की।
कोविड-19 महामारी के दौरान हालिया सप्ताहों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को की दूसरी यात्रा भारत के सामरिक हितों को बढ़ावा देने में रक्षा राजनय का महत्व दर्शाती है। जून में श्री सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की याद में आयोजित रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लाखों भारतीय सैनिकों के योगदान के साथ ही सोवियत सेना की अन्य मदद और युद्ध में गठबंधन की जीत को याद करते हुए भारत की तीनों सेनाओं के दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया था। रूस के रक्षा मंत्री के साथ भारत के रक्षा मंत्री की द्विपक्षीय बैठक में रक्षा और सामरिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई। ये बैठक 4 और 5 सितंबर को मलक्का जलडमरू मध्य में भारतीय और रूसी नौसेनाओं द्वारा इंद्र नामक नौसेना अभ्यास किए जाने के साथ ही की गई। श्री सिंह ने कहा कि इस अभ्यास से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा विषय पर भारत और रूस के हितों में सामंजस्य का पता चलता है। रक्षा मंत्री ने आपूर्ति के तय कार्यक्रम के अनुसार विशेष हथियार प्रणाली प्राप्त करने के भारत के अनुरोध पर रूस द्वारा पूर्ण सहयोग किए जाने की सराहना की। भारतीय सेना के पैदल दस्ते के लिए AK-203 आक्रमणकारी राइफल निर्माण की प्रस्तावित संयुक्त उद्यम परियोजना और फरवरी 2021 में एरो भारत प्रदर्शनी में भाग लेने के रूस के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया पहल में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुसार रक्षा विनिर्माण कार्यक्रम में रूस की सहभागिता पर भी विचार किया गया। ये घोषणा की गई कि सैन्य और तकनीकी सहयोग के अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक इस साल के अंत में भारत में की जाएगी। शंघाई सहयोग संगठन बैठक में रक्षा मंत्री ने खुला, पारदर्शी, समेकित, नियम आधारित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़ा वैश्विक सुरक्षा तंत्र तैयार करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इन नियमों में राज्य की संप्रभुता का सम्मान होगा और राज्यों को अन्य देशों के प्रति एक तरफा आक्रामकता करने से रोका जाएगा। अपनी टिप्पणी में श्री सिंह ने 3 विशेष मुद्दों का उल्लेख किया। अफगानिस्तान और फारस की खाड़ी मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का इस क्षेत्र से प्राचीन संबंध है और मतभेदों का निपटारा परस्पर सम्मान और संप्रभुता का ध्यान रखते हुए तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना वार्ता से किया जाना चाहिए। उन्होंने उग्रवादी प्रचार और कट्टरता रोकने के लिए SCO परिषद के आतंकरोधी उपायों तथा साइबर प्रयासों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के निकट पड़ोस में परस्पर सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। शंघाई सहयोग संगठन बैठक में चीन ने रक्षा मंत्री और राज्य के सलाहकार जनरल वेई फेंगे तथा भारत के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया था। दोनों नेताओं ने खुलकर विस्तृत चर्चा की, जिसमें श्री सिंह ने पिछले कुछ महीनों में हिंद चीन सीमा क्षेत्र में गलवान घाटी और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की गतिविधियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सीमा प्रबंधन में हमेशा ही बहुत जिम्मेदार रवैया अपनाया है, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के भारतीय संकल्प के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों को भारत और चीन के नेताओं की आपसी सहमति से दिशा निर्देश प्राप्त करने चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे बढ़ने के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्र पर शांति और सहयोग बना रहना बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों को मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। इसकी बजाय सीमा क्षेत्र में लंबित मुद्दों और मौजूदा स्थिति को संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। भारत आने से पहले श्री राजनाथ सिंह ईरान के रक्षा मंत्री से मुलाकात के लिए तेहरान में रुके। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।